बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने जा रही हूँ डाइजेशन इन द स्टमक ऑफ मैन कि किस तरह से इंसानों के मैदे के अंदर खुराक हजम होती है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टमक क्या है। स्टमक एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? एक पेचीदा ऑर्गन है जिसने बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करना है। कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है? जो कि रिलेटेड होंगे डाइजेशन के, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कि इसके स्ट्रक्चर में क्या कुछ पाया जाता है। सबसे पहले है जी कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसोफेगस और स्टमक के दरमियान पाया जाता है। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है? इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में पाया जाता है। अब ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास स्टमक है, ये इसोफेगस है। इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है वो कार्डिक स्फिंक्टर की वजह से है, यानी कि रब्त किसके दरमियान कायम है? इसोफेगस और स्टमक का कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद है। अब जब कार्डिक स्फिंक्टर ने क्या होना है? कॉन्ट्रैक्ट होना है। जब कार्डिक स्फिंक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसकी वजह से जो खुराक है वो वापस जो है इसोफेगस में नहीं जा सकेगी। खुराक, इनके फूड डज नॉट move back into esophagus, ठीक है। ये है बेसिकली वो फंक्शन जो कि स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर परफॉर्म करता है। और कार्डिक स्फिंक्टर तब परफॉर्म करता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्लियर है? और अगर यहाँ से खुराक बाकी वापस चल जाती है तो इसकी वजह से एंटी पेरिस्टालिसिस हो जाती है, यानी कि वॉमिटिंग हो जाती है। कार्डिक स्फिंक्टर को इस वजह से कार्डिक स्फिंक्टर का नाम दिया गया है कि ये बेसिकली बिल्कुल नज़दीक है हार्ट के, इस वजह से किनका इसका नाम है? कार्डिक स्फिंक्टर। अब जब कार्डिक स्फिंक्टर मसल से ओपन होना है ना, कार्डिक स्फिंक्टर, ये तो कॉन्ट्रैक्शन की बात की। अब जब क्या है? कार्डिक स्फिंक्टर ओपन, कार्डिक स्फिंक्टर ओपन। जब कार्डिक स्फिंक्टर क्या होते हैं? ओपन होते हैं, तो उस वक्त वेव ऑफ पेरिस्टालिसिस कमिंग डाउन द इसोफेगस रीच इट। तो वो एसोफेगस यानी कि पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मैंने बताया था बेसिकली ऐसी वेव्स हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जिसकी मदद से खुराक जो है इसोफेगस से मूव करती हुई स्टमक के अंदर पहुंच जाती है। तो जब कार्डिक स्फिंक्टर ने ओपन होना है, यहाँ से क्या होगी? ओपन होगी, तो आसानी से जो खुराक है वो इसोफेगस से मूव करती हुई इस स्टमक तक पहुंच जाएगी। स्टमक जो है ना, ये कहाँ मौजूद है? इसकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ पर पाया जाता है? लोकेशन दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। लोकेशन ये है कि ये बिल्कुल जो है ना, ये कहाँ पाया जाता है? डायाफ्राम के नीचे। इट इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम, बिलो द डायाफ्राम। ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड की, कहाँ पे पाया जाता है? ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ऑफ द लेफ्ट साइड। किसकी लेफ्ट साइड? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। डायफ्राम बेसिकली एक ताल्लुक है, यानी कि जो हमारी चेस्ट का और एब्डोमेन के दरमियान जो एक लिंक है ना, यानी कि एक खुला है, वो दिस इज द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे जो है ना वो स्टमक पाया जाता है। स्टमक ने क्या करना है? स्टमक इलास्टिक मस्कुलर बैग है जिसका फंक्शन ये है कि इसने खुराक को स्टोर करना है। कौन सी खुराक? जो कि हम लोग इनके मील्स फॉर सम टाइम मेकिंग डिसकॉन्टिन्यूस फीडिंग, इनकी जब हम लोग खुराक नहीं भी ले रहे होते ना, देन भी जो है ना ये जो खुराक है ना उसको स्टोर की हुई खुराक को यूटिलाइज करता है और हम लोगों को एनर्जी फ्राहम करता है। स्टमक क्या है? एक मस्कुलर बैग है, ठीक है, जो कि स्टोर करते हैं खुराक को। क्लियर है ये चीज? अदरवाइज अगर स्टमक ना होता तो हम लोग को हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहना था और ताकि हम लोग जो है ना वो एनर्जी ले सकें।
अब स्टमक वाल की बात करते हैं कि स्टमक की वाल्स कौन कौन सी हैं। स्टमक वाल, स्टमक जो वाल है ना वो 3 प्रिंसिपल लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले अगर जिसकी मैं बात करूं, डेट इज द आउटर लेयर। क्या है जी? आउटर लेयर। ये आउटर लेयर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। आउटर लेयर किससे मिलकर बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। जबकि मजीद में अगर बात करूं मिडल लेयर की, मिडल लेयर, तो बेसिकली जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की मिलके बनी हुई। किसकी मिलके बनी हुई है? स्मूथ मसल्स की। मिडल लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से, मिडल लेयर स्मूथ मसल से। जबकि इनर लेयर यानी कि म्यूकोसा की बात करूं तो वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इनर लेयर, इनर लेयर किससे मिलकर बनी हुई है? म्यूकोसा से, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से। इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकोसा ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। म्यूकोसा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? दिस इज दी जो स्टमक का जो म्यूकोसा है ना, यानी कि जो स्टमक की जो इनर लेयर है, स्टमक की जो इनर लेयर है वो किस पे कंसिस्ट करती है? कनेक्टिव टिश्यू से। और इसके पास बहुत ज्यादा ट्यूब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है। इसके पास क्या मौजूद है? ट्यूब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है, जो कि कंपोज हुए हुए हैं 3 काइंड्स ऑफ सेल से। किससे कंपोज है? 3 काइंड्स ऑफ सेल से। इनर लेयर के पास क्या मौजूद है? इनर लेयर के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है। इनर लेयर के पास क्या मौजूद है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड विच इज कंपोज ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल्स। ये किससे मिलके बने हुए हैं? 3 काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ये किससे मिलकर बने हुए हैं? 3 तरह के सेल्स से मिलकर जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ मौजूद है? ये इनर वाल में मौजूद है। किसकी इनर वाल में? स्टमक वाल की। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। दी सेल्स दैट अकर इन दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूकस सेल्स की। इसकी बात करते लगे हैं म्यूकस सेल्स की। म्यूकस सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनका फंक्शन ये है कि इन्होंने म्यूकस को सीक्रेट करना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स कौन कौन से सेल्स हैं जी? सबसे पहले मैंने बात की जी, इसके अंदर आ जाता है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स। सेकंड इज दी पेरिटियल, पेरिटल, या फिर हम लोग इसको कहते हैं ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है। थर्ड इज दी जाइमोजीन, जाइमोजीन सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? जाइमोजीन सेल्स। म्यूकस सेल्स का फंक्शन ये है कि उन्होंने म्यूकस को सीक्रेट करना है। किसको सीक्रेट करना है? म्यूकस को। सीक्रेट म्यूकस। ठीक है। थर्ड इज दी पेरिटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। पेरिटल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल। इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करना है। किसको सीक्रेट करना है? हाइड्रोक्लोरिक को। जबकि जाइमोजीन्स का फंक्शन है इन्होंने पेप्सिनोजिन को सीक्रेट करना है। किसको सीक्रेट करना है? पेप्सिनोजिन को सीक्रेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, मैंने ये कहा जो इनर लेयर थी उसके पास वो म्यूकोसा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इनर लेयर किससे मिलकर बनी हुई है? म्यूकोसा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से। और इनर लेयर के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। मैंने कहा म्यूकस सेल से, ठीक है,
जिसका फंक्शन ये है कि उन्होंने सीक्रेट करना है म्यूकस को। दूसरा मैंने कहा पेरिटियल, जिसको ये देखिए ऑक्जेंटियल, दूसरा नाम क्या है पेरिटल सेल्स। क्या नाम है पेरिटल सेल्स। इसने ये जितना भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसने का मकसद ये HCl सीक्रेट करना है। थर्ड इज दी ज़ैमोजिन, जिन्होंने पेप्सिनोजिन को रिलीज करना है। अब ये जो पेप्सिनोजिन है ना, बेसिकली ये जब रिलीज होती है, इसका फंक्शन क्या है पेप्सिनोजिन, ये हम लोग मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होती है पेप्सिन में, और पेप्सिन बेसिकली एक एक्टिव एंजाइम है। पेप्सिनोजिन ने किस में कन्वर्ट होना है पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या है एक एक्टिव एंजाइम है। अब मजीद ये कि ये जो सेल्स की जो सिक्रीशन है ना, इसको हम लोग कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं इन सारे सेल्स की जो सिक्रीशन है उसको किसका नाम दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम 3 सेल्स। ठीक है, अब इस गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट किया जाता है स्मेल से और क्वालिटी की फूड से। जिस हिसाब से फूड होगी उस हिसाब से जो है ना गैस्ट्रिक जो जूस है ना वो मैदे से खारिज होगा। अब म्यूकस के रोल की बात करते हैं कि म्यूकस का रोल क्या है, म्यूकस का किरदार क्या है। जो म्यूकस है वो थिक सिक्रीशन है जिसने स्टमक की जो इंटरनल को कवर किया हुआ है। म्यूकस क्या है एक थिक सिक्रीशन है। म्यूकस इज दी थिक सिक्रीशन। म्यूकस क्या है म्यूकस इट इज अ थिक सिक्रीशन। बेसिकली क्या है एक थिक सिक्रीशन है। ठीक है, जिसने कवर किया हुआ है इनसाइड दी स्टमक, इनसाइड स्टमक को कवर किया हुआ है। केमिकली जो है ना म्यूकस वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। केमिकली ये क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन से बनाता है ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं ग्लाइकोजन। अब इसे प्रिवेंट करना है फ्रॉम अंडरलाइंग वॉल्स फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड, कि इससे जो नीचे वाली वॉल्स है ना उसको डाइजेस्ट होने से ना मतलब कि बचाना है। इसका मकसद क्या है जी प्रिवेंट करना है। म्यूकस ने क्या करना है प्रिवेंट, किससे करना है प्रिवेंट करना है कि जो अंडरलाइंग वॉल्स है यानी कि जो नीचे वाली दीवारें हैं अंडरलाइंग वॉल्स, कौन सी दीवारें अंडरलाइंग, उनको डाइजेशन से बचाया जा सके। इससे बचाया जा सके हजम होने से बचाया जा सके। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किरदार क्या है जी रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या फंक्शन है HCl सिक्रीट होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में ये सिक्रीट होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये खारिज होता है। किस फॉर्म में खारिज होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इससे एडजस्ट करना होता है पीएच को, किसकी पीएच को स्टमक की पीएच को एडजस्ट करना होता है। अब जो स्टमक की जो पीएच है ना स्टमक पीएच कंटेंट्स जो पाए जाते हैं उसकी जो रेंज होती है ना वो 2 से लेकर 3 होती है पेप्सिन के लिए। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन की जो पीएच है ना वो 2 होती है। ठीक है, 2 से 3 पीएच होती है। अब जबकि क्या है इसकी जो इसको मजीद इससे सॉफ्ट करना है। ठीक है, खुराक को करना है सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट फूड ना सिर्फ सॉफ्ट करना है बल्कि इसने किल करना है मैनी ऑर्गेनिजम्स को, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करना है किल करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किसका फंक्शन जो बता रही हूँ मैं HCl का। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने पीएच को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि खुराक को नरम भी करना होता है और बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी करना होता है जो कि खुराक के साथ आए होते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ रोल ऑफ पेप्सिन की। किसकी बात कर रही हूँ पेप्सिन यानी कि ज़ाइमोजीन सेल से किसकी सिक्रीशन होती है पेप्सिनोजिन की।
पेप्सिन का क्या रोल है जी? पेप्सिन, पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है ना, बेसिकली पेप्सिन एक इंजाइम है। ये बेसिकली क्या है? एक इंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म, जिसकी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन है। ये पेप्सिन क्या है? एक इंजाइम है जिसकी एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या है? इन एक्टिव फॉर्म, यानी कि जब ये पेप्सिनोजिन होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर इस पेप्सिन होगा, ये एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन का काम ये है कि इसने हाइड्रोलाइज करना है प्रोटीन को, ताकि पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन हो सके। ताकि किसकी फॉर्मेशन हो सके? पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो सके। पेप्टोन्स, as well as polypeptide, it is the product of the प्रोटीन। ठीक है, तो पेप्सिन ने क्या करना है? हाइड्रोलाइज करना है प्रोटीन को। नेक्स्ट बात करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ काइमा। एक काइमा की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? इसकी फॉर्मेशन की बात करनी हूँ काइमा की। अब ये देखिए जी, इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, दिस इज दी, ये है हमारे पास आउटर लेयर थी। ये क्या है? आउटर लेयर। ठीक है, दिस इज द इनर लेयर, मिडल लेयर, एंड इज द इनर लेयर। ये जो आउटर लेयर है ना, इसमें बेसिकली जो है ना लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आउटर लेयर में। जबकि मिडल लेयर में सर्कुलर, जबकि इनर लेयर में तिरछे यानी कि ऑब्लिक। इनर लेयर में कैसे पाए जाते हैं? तिरछे पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीज? आउटर के क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ठीक है, मिडल में है सर्कुलर मसल्स, जबकि इनर में कौन से हैं? तिरछे हैं, ऑब्लिक्यू मसल्स पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा मैं आपको ये मजीद बताती चलूं, अगर तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटीन है वो खुराक में मौजूद है, तो इसने स्टिमुलेट करना है कि गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन हो। किसकी प्रोडक्शन हो? गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन हो। क्लियर है? जब गैस्ट्रिक हार्मोन की प्रोडक्शन कहाँ से होगी? एंडोक्राइन गैस्ट्रिक से, जो कि कैरी करेगा, विच इज कैरिड बाय ब्लड, जो कि ब्लड लेके आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। उससे स्टिमुलेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस है ना वो सीक्रेट होगा। जब ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा तो देन ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की डाइजेशन होगी। क्लियर है? अब मजीद में बात कर रही हूँ काइमा क्या होता है जी। काइमा की फॉर्मेशन कैसे होती है? मसल्स, स्टमक के जो मसल है ना, वो क्या करते हैं मुकम्मल तौर पर, ये जो मसल्स है ना, इन्होंने क्या करना है? मुकम्मल तौर पर खुराक को मिक्स करना है डाइजेस्टिव जूस के साथ। क्या करना है? खुराक को डाइजेस्टिव जूस के साथ मुकम्मल तौर पर मिक्स करना है, और आखिरकार ये कन्वर्ट हो जाती है सेमी सॉलिड में, जिसको हम लोग काइमा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? काइमा का नाम देते हैं। व्हेन फूड कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड मास, दैट इज कॉल्ड काइमा। ठीक है, काइम। अब आमतौर पर ग्रेजुअली स्टमक जो है ना, इसको खाली करते हैं, एम्प्टीज करते हैं ड्यूडेनियम में। किसमें खाली करते हैं? ड्यूडेनियम में, थ्रू द रिलैक्स्ड पायरोलिक स्फिंक्टर। यहाँ पे पायरोलिक स्फिंक्टर मौजूद है और यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद है। यहाँ पे क्या मौजूद है? पाइलोरिस, यानी कि यहाँ पे क्या मौजूद है? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स मौजूद है। और क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी वो ड्यूडेनियम से रिमूव कर दी जाएगी, ड्यूडेनियम तक पहुंचा दी जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी? ये जो है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाएगी। ये था बेसिकली किस तरह से जो है ना इंसानों के स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो तो जरूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।